पेपर 4 जीएस के सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था फिज़िक्स, वहाँ से हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, तो विद्युत के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको मैं 2 क्लासेस में आपका कंप्लीट करूँगा। तो आज जो हमारी पहली क्लास होगी वहाँ हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको इस विद्युत के जो चैप्टर है इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वह जानना है, वह है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, इसको आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी जो होगी, देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो यदि कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इस इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर मान लीजिए कि इस एरिया में उसका क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव दिख रहा है, तो वो क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा ये जो सर्कल मैं ड्रॉ किया हूँ, गोला बनाया हूँ, ये पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, इस चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहा जाएगा। अब इंटेंसिटी की बात करें, तीव्रता की बात करें, तो यह किसी भी एक बिंदु पर, मान लीजिए इस पूरे फील्ड की इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर क्या होना चाहिए, इस बिंदु पर एक बल, ठीक है, एक फोर्स जो है वह महसूस किया जाना चाहिए जब एक पॉजिटिव, मतलब एक कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को वहाँ पर लेकर के जाया जाए। ठीक, मतलब ये है कि 1 कूलम्ब का प्लस 1 कूलम्ब का चार्ज यदि हम लेकर के उस फील्ड के किसी एक बिंदु पर लेकर के जाते हैं तो उस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, जो बल है, उसे ही क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाएगा, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाएगी। ठीक है, और हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है। तो ऐसे जो भी क्वांटिटीज़ होते हैं, जो भी हमारे वस्तुएं होंगी जो हम पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ मतलब जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और उनका डायरेक्शन भी होगा, दिशा भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी कौन सी, हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और अब हम फॉर्मूले की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वह है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो होता है F/Q, जहाँ F क्या है, बल है, फोर्स है, और Q क्या है, चार्ज है। बल का जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन, और चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलॉम्ब। तो न्यूटन प्रति कूलॉम्ब, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला और उसकी इकाई हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो तीव्रता होगी, हमको पता है कि विद्युत में 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और इसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। तो इन दोनों के कारण, इन दोनों ही आवेशों के कारण क्या होगा, हमें इंटेंसिटी अलग अलग मिलेगी, तीव्रता अलग अलग मिलेगी। मान लीजिए कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, धन आवेश है, तो वहाँ से जो डायरेक्शन होगा, जो इसकी तीव्रता की जो दिशा होगी वह कैसी होगी, वह बाहर की ओर होगी। ठीक है, वह कैसी होगी, बाहर की ओर। लेकिन यदि हम एक ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश की जो दिशा होगी वह कैसी होगी, उसके तरफ होगी, मतलब अंदर की ओर होगी। तो ये धनावेश के लिए हो गया और ये ऋण आवेश के लिए उसकी तीव्रता हमने देखी। अब हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसे E से दिखाया जाता है, और E का मान होता है Q/4πε/d²। ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, 4π तो आपको पता है, पाई का मान 22/7 होता है, 3.14। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी। ठीक है, और d जो है ये दूरी है। ठीक है, d जो है वो उसका डिस्टेंस है, दूरी है, कहाँ से उस चार्ज को लाया गया था। ठीक, और इसका जो इकाई होगी वो होगी न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने देखा। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है पोटेंशियल। हिंदी में इसे कहा जाता है विभव। ठीक है, तो विभव क्या है, विभव वह वर्क का अमाउंट है, एक चार्ज को, मान लीजिए कोई एक चार्ज है, एक कूलम का कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसे इन्फिनिटी से
सपोज अनंत से, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत से उसे किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर लाया जाता है और यहाँ पर उसको जो लाने का, मान लीजिए इस पॉइंट से इस इन्फिनिटी पॉइंट से हम उसको लेकर के आ रहे हैं कहाँ तक, ये पॉइंट, मान लो इसको पॉइंट ए बोले, तो पॉइंट ए पे आने पर जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, उसी कार्य को क्या कहा जाएगा, उसी कार्य को विभव कहा जाएगा। ठीक है, मतलब इस कार्य पर लगाई गई ऊर्जा जो होगी, ठीक है, इस पर कोई ऊर्जा लगेगी तब जा करके ही क्या होगा, यह इस स्थान से इन्फिनाइट से उठ करके इस पॉइंट ए तक आएगा। तो इसी ऊर्जा को, इसी कार्य ऊर्जा को, वर्क एनर्जी को ही क्या कहा जाएगा, क्या विभव कहा जाएगा। अब विभव किसी बिंदु पर होगा, आपको याद रखना है। पोटेंशियल जो होगा वो किसी पॉइंट पर होगा, जैसे हमने बात की यहाँ कि पॉइंट ए पर उसका पोटेंशियल कितना होगा। लेकिन इसी को हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। अब यही एक चार्ज था, ये एक अनंत पे रखा हुआ एक चार्ज था, इसी चार्ज को हम लेकर के आए किसी एक बिंदु पर, उस बिंदु को हम नाम दे दिए ए। इसी चार्ज को हम दूसरे बिंदु पर लेकर के आए और उसे नाम दे दिया गया बी। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए पर आने के लिए उसकी जो ऊर्जा होगी वह कुछ और होगी, और इस बी तक जाने के लिए उसकी ऊर्जा कुछ और होगी। तो अब दोनों ही जगह क्या हो जाएगी, पॉइंट ए की और पॉइंट बी दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग हो जाएंगी, और इसी ऊर्जा के बीच जो क्या होगा, जो उनके अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, विभवांतर कहा जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि उसका हम फॉर्मूला वाइज देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली ई या वी से दिखाया जाता है, या पोटेंशियल को भी, तो ई ए बी, इसका फॉर्मूला यदि हमको लिखना है तो ई बी माइनस ई ए आपका होगा। अब ये ई और ई बी पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए ए जो है वो धनावेश है, या बी जो है वो धनावेश है या ऋण आवेश है, और इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि कितने कूलम का चार्ज ये कंटेन करते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो टोटल ये ईएमएफ है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वह निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। और इसका यदि आपको फॉर्मूला लिखना हो V का, तो V बराबर होता है K Q बाई R। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जहाँ पर क्या है, V को क्या बोलते हैं हम, V को तो बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव जिसे कहते हैं हिंदी में। K क्या है यहाँ, तो K जो है वो कूलम्ब का क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कूलम्ब कांस्टेंट है। Q क्या है, Q दो आपको पता ही है, चार्ज है, आवेश है, और R जो है वो क्या है, ये दूरी है, डिस्टेंस है, जिस बिंदु से लेकर के हम आएंगे उस बिंदु के बीच की दूरी को कहें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा यदि आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, तो धारा आपको याद रखना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही धारा कहते हैं। यदि कोई आवेश है, कोई चार्ज है, उसका चार्ज के फ्लो और वह बह रहा है, उसमें बहाव है, तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो यदि आपको डेफिनेशन पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, तो विद्युत धारा वह आवेश का वह रेट ऑफ फ्लो है जिसके कारण वह किसी एक पॉइंट पर दिए हुए समय में क्या हो, फ्लो हो। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। ठीक, यदि इसका आप यूनिट देखेंगे तो इसका जो यूनिट होता है वह होता है एम्पियर, या इसको क्या लिखते हैं, एम्प भी लिखा जाता है कहीं कहीं, और बड़े ए से, कैपिटल ए से इसको दिखाया जाता है। फॉर्मूले की यदि बात करें, या आप इसी से देख सकते हैं कि चार्ज का जो होता है वो होता है आपका कूलम, और टाइम के लिए हो जाएगा आपका सेकेंड। तो 1 एम्पियर को यदि डिफाइन करना है तो 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में कहीं से फ्लो हो तो वह क्या बनता है, एम्पियर कहलाएगा, 1 एम्पियर वह बन जाता है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, फिर हम चलेंगे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2019 के अभी जो मेंस का पेपर हुआ उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने ग्रुप में डाला है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस बार के मेंस पेपर मिल जाएंगे। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको ये लिंक चल रही है, इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब ओम का नियम, ये इस बार का क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि आपको इसको बड़े फॉर्म में पूछ ले। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम में यह कहता है कि यदि किसी भी चालक में, यदि कोई कंडक्टर है, चालक है,
उसके जो दोनों सिरों के बीच लगाया गया जो जो विभव है वह उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको कब होगा, ये कंडीशन कब आएगी, जब बाकी के जो अदर फिजिकल कंडीशन है, जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया गया हो। जैसे कि टेम्परेचर में यदि कोई बदलाव ना हो, तापमान में, ठीक है, प्रेशर में कोई बदलाव ना हो, इन सारे फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट मान करके, स्थिर मान करके इस लॉ को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I है, और अगर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम यहाँ R कहेंगे। तो V बराबर हो जाता है I इंटू R, और यही है आपका ओम का नियम। अब यहाँ जो R आया है, इस R को, क्योंकि ये यहाँ कांस्टेंट है, एक स्थिर, या आप बोल सकते हैं कि इसका जो मान है वो फिक्स रहेगा, इसे यहाँ पर कहा जाता है रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का आना यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट लाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, और वहाँ पर इसे R के नाम से जानेंगे। तो अब देखते हैं कि ओम्स लॉ में आए हुए इस R का क्या अर्थ है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये क्या करता है, करंट के फ्लो को, करंट मतलब I के फ्लो को क्या करेगा, ये इसका विरोध करेगा, इसका अपोज करेगा। ठीक है, किसी भी परिपथ में, विद्युत परिपथ में यह क्या करेगा, I का अपोज करेगा। ठीक, और इसे किससे दिखाया जाता है, तो इसे ओम से दिखाया जाता है। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। ठीक है, ओमेगा का सिंबल आप लगाते हैं, ये जो है ये सिंबल आप यूज करेंगे जब भी आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। इसे एक और तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसकी परिभाषा एक और ये है कि यह धारा और विभव, मतलब अगर आप विभव को रखें और बटे में रख दें धारा, करंट को, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि विद्युत विभव या विभव और विद्युत धारा के जो अनुपात है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V बाई I मिलेगा आपको फॉर्मूला। ठीक, तो ये है आपका रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे इसी के ही जुड़े हुए एक और टॉपिक की, जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे आप कहते हैं हिंदी में। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का अगर परिभाषा देखें तो यह जो प्रतिरोध तो है, लेकिन कैसा है, तो पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई पर, और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये दोनों जो है ये पर यूनिट क्वांटिटी है। ठीक है, पर यूनिट का मतलब एक होता है। ठीक, यूनिट का मतलब होता है एक। तो यदि कोई ऐसा रेजिस्टेंस जो प्रति इकाई लंबाई पर और प्रति अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगाया गया हो, तो ऐसे प्रतिरोध को, ऐसे रेजिस्टेंस को आप उस समय रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ना बोल करके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला है वो यहीं से आएगा, R इज इक्वल्स टू होता है रो L बाई A, या इसको आप क्या लगा लीजिए, इसको आप लगा लीजिए कि रो बराबर क्या हो जाएगा, R A बाई L। अब यहाँ पर आपको सबका मान पता होना चाहिए क्या क्या कहते हैं। तो यदि आपको फॉर्मूला आएगा तो ये आपको लिखना है, रो बराबर यहाँ क्या होता है, यही है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके रो कहा जाता है। और ये किस पर निर्भर करता है, यह पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ मतलब आपका जो चालक है या वह वस्तु जिस पर धारा प्रवाहित हो रही है, उस पर निर्भर करता है पूरा का पूरा कि ये किस वस्तु से, किस मटेरियल से बना है, और उसके हिसाब से ही वह उसकी विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, आप बोल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए सिल्वर, आपने लिया चांदी, या आपने लिया कॉपर, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा। ठीक, R को आपने जान लिया कि इसको क्या कहते हैं, इसको तो प्रतिरोध कहते हैं। A क्या होता है, A होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
ठीक है। अब ये कैसा होगा, आपने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को आपने क्या किया, इस कंडक्टर को आपने बीच से काटा, तो जो आपको क्षेत्रफल यहाँ पर मिलेगा तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यदि आप उसको यहाँ से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा, एक सर्कल के रूप में, क्योंकि ये बेलनाकार होता है। बेलनाकार होने के कारण इसका जो व्यास होगा वो क्या होगा, एक वृत्त की तरह होगा। तो यही इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगी, जिसको आप पाई आर स्क्वायर से दिखाते हैं, आपने सर्कल में पढ़ा होगा, वृत्त में। फिर हम बात करें एल की, तो एल यहाँ पर क्या है, लंबाई है। ठीक है, एल क्या है, लंबाई है हमारे चालक की। तो ये है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसी से जो न्यूमेरिकल आपका आएगा, जो आपको हो सकता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दे, आपको सॉल्व करने के लिए दे दे कुछ, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोध के संयोजन के लिए हमारे पास दो विधियां हैं या दो संयोजन हो सकता है। पहला हम इसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है श्रेणी। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे हिंदी में कहा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप हिंदी में समानांतर कहेंगे, समानांतर इसे कहेंगे। ठीक है, तो दो तरह से आप रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। अब मैं सबसे पहले वाले की बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो आपको यदि रेजिस्टेंस का जो क्रम है, ठीक है, ये जो क्रम है वो कुछ इस तरह से अगर दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर हम लगा देते हैं 1 वोल्ट, एक बैटरी प्लस और माइनस V हो जाएगा। सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये R3, 3 प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, एक सेल से कनेक्ट है और यहाँ से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब भी ऐसा कनेक्शन दिखे जहाँ पर आपको प्रत्येक प्रतिरोध में, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, धारा का मान परिवर्तित ना हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन इसे कहेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में I का मान जो है, धारा का मान जो है वो बराबर रहता है, सभी के लिए समान रहता है, चाहे यहाँ कितने भी प्रतिरोध लगा दिए जाएं। ये आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना। दूसरा इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इसका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वह कितना होगा। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं, परिणामी प्रतिरोध की बात करूं, तो परिणामी प्रतिरोध में आपको कुछ भी नहीं करना है। तीनों के जो प्रतिरोध है इस दिए गए फिगर में 3 है, ऐसे ही कितने भी हो सकते हैं, उन सभी को आपको क्या कर देना है, बस जोड़ देना है। यही इसका क्या हो जाएगा, परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दिए गए जो प्रतिरोध है उनका जो परिणामी प्रतिरोध निकालिए, तो आपको क्या करना है, केवल आपको उन सबको जोड़ देना है। अब हम बात करें हमारे दूसरे संयोजन की, जो है आपका पैरेलल संयोजन। तो पैरेलल में यदि आप किसी सर्किट को देखें तो आपको कुछ इस तरह से वहाँ सर्किट बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, पैरेलल में कुछ इस तरह से बनेगा। अब पैरेलल में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये वोल्ट V है, R1, R2 और R3। यहाँ से कोई धारा यहाँ से चलेगी, तो जब ये इस जंक्शन पर पहुँचेगी, इस तीनों के जंक्शन पर पहुँचेगी, तो वो धारा बट जाएगी। और जब भी आपको ऐसा कहीं पर सर्किट में दिखे, परिपथ में दिखे कि धारा का मान जो है वो बट रहा है, तो आप उसको मान लीजिएगा कि वो क्या है, वह समानांतर की जो संयोजन आपको दिखेगा। ठीक है, तो R1 में मान लीजिए कि I1 धारा जा रही है, R2 में I2 धारा जा रही है और R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका जो टोटल धारा का मान है वो है I। तो यहाँ से हम लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैं ओम का नियम लगाता हूँ, V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा V बाई R। अभी अभी हमने पढ़ा, इसे ही अप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज यहाँ V है, धारा का मान I है, तो R को हमको लिखना है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R। अब ये परिणामी होगा तो आप इसे इक्विवेलेंट लिख दीजिए। फिर I1 के जगह क्या हो जाएगा, V बाई R1, I2 के जगह क्या हो जाएगा, V बाई R2, और I3 के जगह क्या हो जाएगा, V बाई R3। यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इस, मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A B पर जो विभव होगा, जो वोल्टेज होगा, वह क्या हो जाएगा, V के ही मान के बराबर हो जाएगा। यही इसमें इम्पॉर्टेंट है कि धारा का मान जो है वह अलग अलग होगा, लेकिन विभव का मान आपका
इक्वल होगा, समान होगा सभी के लिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, इस v को यहाँ से कॉमन लेके यहाँ भी तीनों में v कॉमन चला जाएगा और कट जाएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और यही क्या है, यही मेरा पैरेलल समानांतर श्रेणी का परिणामी प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। यदि आपको एक्सप्लेन करने भी आएगा तो आप ऐसे एक्सप्लेनेशन वहाँ दे दीजिएगा जैसा मैंने आपको बताया। यह एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इस क्लास के बाद इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। 10 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और इनका जो परिणामी प्रतिरोध निकालना है, यदि पहले में यह सीरीज में लगे हों और दूसरे कंडीशन में यह पैरेलल में लगे हों। एक ऐसे ही आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए समझने में। तो जब सीरीज में वो लगे होंगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको, और इसका जो इक्विवेलेंट निकालना है वह ऐसा निकालना है। ये 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। तो आपको अभी हमने देखा कि इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाता है, परिणामी तीनों को आप जोड़ दीजिए तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 30 ओम हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम। उसके बाद हम चलते हैं पैरेलल में, समानांतर में। तो समानांतर में आप इनको कैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, आप जैसा भी इनको लगाना चाहें, मान लीजिए ऐसा लगा देते हैं, ठीक है, आप ऐसा भी इनको लगा सकते हैं, वो आपके समझने के ऊपर है, आप कितना अच्छे से इसको ले पाते हैं। ठीक, इसको ऐसे बना दीजिए, ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर फॉर्मूला हमने देखा था कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो टोटल यदि इसका लूँ तो 1/r इक्विवेलेंट 10 चला जाएगा, लघुत्तम 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, तो r इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/10। और यहाँ से यदि आप इसका उल्टा कर दीजिए, दोनों में क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा 10/3। तो कितना मिलेगा, 3.33 लगभग इतना ओम आपको मिलेगा। अब इससे आपको एक और जानकारी मिलती है, इससे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आता है। ये आता है कि यदि किसी समान प्रतिरोध को, जैसे इसमें था 10 ओम प्रतिरोध का 3 थे, तो ऐसे यदि 3 लगातार या 4 या 5 आपको यदि सीरीज में लगाने बोले तो हमेशा उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़्यादा आएगी, इसको आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि पैरेलल में, समानांतर में लगाए गए समान प्रतिरोध या प्रतिरोधों का जो इक्विवेलेंट मान है वह क्या होगा, इक्विवेलेंट मान क्या होगा, हमेशा उसके मान से हमेशा कम होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था आपका, उसका ये जो आप बोल सकते हैं कि भाग 1 था, जिसमें मैंने प्रतिरोध तक आपको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट भाग में हम इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।